नेक्स्ट जी, ये अरीब बे का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो ये असल में क्वेश्चन नंबर 2 है डोमेन फाइंड करने के हवाले से। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास टी ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्केयर प्लस 2v माइनस 8। इस लेक्चर के अंदर मैंने 3 ट्रिक्स या 3 स्टेप बताए हैं आपको कि डोमेन आप किस तरीके से फाइंड कर लेंगे। नंबर 1 चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल है तो उसकी सिंपल डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास स्केयर रूट के अंदर कोई चीज आ जाती है तो उसको आप क्या करेंगे कि उस स्केयर रूट को आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। तो ये सेकंड केस की टाइप का क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या जी, देखें आप सबसे पहले जो v स्केयर प्लस 2v माइनस 8 है इसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो अब आप गौर से देखें तो ये जो आपके पास है ये एक इनइक्वालिटी आ गई। तो इस इनइक्वालिटी का नाम मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप भी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करने के लिए करना ये पड़ता है कि सबसे पहले हमें एक इनइक्वालिटी यानी इस इनइक्वालिटी के कोरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी जो है इसकी इक्वल इक्वेशन वो बनानी पड़ती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। इन इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब आपने इक्वेशन बना ली तो फौरन आपने इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या आंसर, एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसे हम ये कहेंगे कि v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 2v यानी मिड टर्म ब्रेक मैंने कर ली 8 इज इक्वल टू 0। तो v यहां से मैं अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा v प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा v प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो v प्लस 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा v माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इधर आप देखें कि v प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू माइनस 4 एंड v माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2। तो ये दो v की वैल्यूज मेरे पास यहां पे आ गई हैं। ठीक हो गया। अब इन दो v's की वैल्यू को मैंने क्या करना है, यहां पे मैं करूंगा कुछ ये कि आपके सामने एक रियल लाइन ड्रा करूंगा। ठीक है, ये जो रियल लाइन है इसके दरमियान में 0 है, इसके राइट साइड पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है और 0 के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। देखें जो v की वैल्यूज यहां पे आई है ना, एक कौन सी आई है आपके पास v इज इक्वल टू -4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, स्ट्रेट लाइन। और दूसरी आपके पास जो है वो v इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपके पास टोटल यहां पे जो रीजन बन गए हैं इस रियल लाइन के ऊपर वो आप नोट कर रहे हैं। एक आपके पास ए रीजन है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा रीजन हमारे पास जो है वो बी रीजन है और तीसरा जो रीजन यहां पे मैं रख रहा हूं वो हमारे पास सी रीजन है। ठीक है, अब ये जो ए रीजन है इसको हम देख लेते हैं कि ए रीजन कहां से कहां तक है। ए रीजन एक्चुअली है माइनस इन्फिनिटी टू -4 तक। ठीक है, मैं दोनों चीजें इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। देखें यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू है। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाए। जो बी रीजन है वो कहां से कहां तक है, -4 टू 2। ठीक है, और सी रीजन हमारे पास कहां से है 2 टू
प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही रीजन थे, यहाँ पे 3 रीजन है। तो हम क्या करेंगे, इन रीजन्स का हम बारी बारी इनको टेस्ट करेंगे। तो किस तरीके से टेस्ट करेंगे, आसान सी चीज है जी। सबसे पहले हम फॉर रीजन ए की बात करते हैं। ए में से आपने टेस्ट वैल्यू चूज करनी है। टेस्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, v इज इक्वल टू -4 से पहले पहले -5 आता है, तो -5 ले ली। इसको कहां पे पुट करना है, पुट इन 1 में पुट कर रहा हूं। तो 1 में पुट करूंगा तो -5 का स्क्वायर मुझे पता है कि 25 आ जाएगा। -10 -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 25 -18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे ये 7 आ जाता है, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि ए रीजन हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहां पे मैं कंक्लूजन में यहां पे ए के क्रॉसपॉन्डिंग में गुड का निशान लगा लिया, या यहीं पे आप लिख लें ए इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे फॉर रीजन बी की। अब बी रीजन में से कोई टेस्ट वैल्यू लें। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप किसी रीजन में 0 आ जाए तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह का कि आपके इस रीजन में 0 है, क्योंकि 0 से हमारे पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो यहां पे मैं -1 भी चूज कर सकता हूं, 1 भी चूज कर सकता हूं, -2 भी चूज कर सकता हूं, लेकिन मैं चूज करूंगा v इज इक्वल टू 0 और उसे पुट कर दूंगा इन 1। तो 1 में जब मैं सब्स्टिट्यूट इधर कर लूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी जी, मेरे पास आ जाएगा यहां पे 0 स्क्वायर +2 इंटू 0 -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या -8 0 से ग्रेटर होता है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो रीजन बी जो है मैं ये कहूंगा कि बी इज रिजेक्टेड। ठीक है, बी रीजन हमने यहां पे रिजेक्ट कर दिया जी। ओके जी, अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे और आखिरी रीजन के बारे में, दैट इज अ रीजन सी। तो रीजन सी के अंदर आप कोई भी टेस्ट वैल्यू चूज कर लें। तो वी चूज v इज इक्वल टू 3, 4 भी ले सकता हूं, 3 ले लिया एज टेस्ट वैल्यू। और टेस्ट वैल्यू को पुट क्या पे करना है, पुट इन 1। अब 1 क्या है, एक्चुअली 1 आपके पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा जी, 9 यानी v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर मतलब 9 + 6 -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 15 - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल। और 7 जो है वो 0 से ऑब्वियसली ग्रेटर ही होता है, तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम ये कह सकेंगे कि रीजन सी इज एक्सेप्टेड। तो सी इज आल्सो एक्सेप्टेड। तो फाइनली अगर मैं इसको फाइनल रिमार्क्स लिखना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ऑफ 1 वो क्या है, रीजन ए यूनियन रीजन सी। तो रीजन ए क्या है, -∞ टू -4। -∞ के करस्पॉन्डिंग तो मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन -4 पे जो है मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर आप देखें तो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। अगर यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन साइन होता तो फिर मैं जस्ट ओपन ब्रैकेट लगाता, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इस वजह से मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, यूनियन सी। अब सी रीजन कहां से कहां तक है, सी रीजन है 2 to +∞। तो 2 मैं यहां पे जो है वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और +∞ ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया इस
इनइक्वालिटी का या इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये अरीबे का चौथा क्वेश्चन। इसमें वही है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है वो फंक्शन कुछ पोलिनोमियल है और कुछ फ्रैक्शन में है। तो देखें इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेते हैं। देखें अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखें पहले दो पार्ट जो हैं वो हमारे पोलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास f1 है, दूसरा ये पार्ट है जो कि रेडिकल फॉर्म में है, इसे मैं f2 कह देता हूं, और जो तीसरा है ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म का है जो कि मैंने डोमेन के लिए जो थर्ड फॉर्म आपको बताई थी उससे रिलेटेड है। तो हम करेंगे ये कि अगर हमें डॉम फाइंड करनी है x ऑफ y की, तो हम ये इक्वल होगी डॉम ऑफ f1 इंटरसेक्शन डॉम ऑफ f2 इंटरसेक्शन डॉम ऑफ f3, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन ऑफ f1 की। तो डोमेन क्योंकि फर्स्ट फंक्शन पोलिनोमियल है तो इसकी डोमेन तो हमारे पास -70 टू +70 होगी, इसके लिए तो कोई और चीज करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ये करें कि डॉम ऑफ f2 की बात करें तो डॉम ऑफ f2 अंडर रूट के अंदर है, तो y की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी डॉम 2 के लिए हम क्या करेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट 0 इंक्लूडेड से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सारी डोमेन है f2 की। इसी तरीके से डॉम ऑफ f3 का मतलब यह है कि 1/y की डोमेन हमने फाइंड करनी है। तो 1/y का मतलब है y डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे y इज नॉट इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब इन तीन चीजों का हमने इंटरसेक्शन कैसे लेना है। वही एक रियल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। रियल लाइन में ये दरमियान में 0 है, -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब आप क्या करेंगे कि पहले एक लाइन प्लेस करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी डोमेन ऑफ f1 को, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कलर यहां पे यूज कर लेता हूं। -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कौन सी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ऑब्वियसली ये ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है। ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब जो सेकंड लाइन जो डोमेन है, यानी इसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि दैट इज अ डॉम ऑफ f1। अब इसी के ऊपर मैं करता ये हूं कि जो डोमेन है f2 की वो यहां पे प्लेस करता हूं। ये क्या, ये दूसरी डोमेन क्या है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड होता है वो सॉलिड यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कहां तक जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन ऑफ f2 को। सिमिलरली एक जो तीसरी लाइन है वो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और वो है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो एक्सेप्ट 0 का मतलब है कि 0 पे मेरे पास होल आएगा, 0 के लेफ्ट साइड पे भी सारी की सारी वैल्यूज और 0 के लेफ्ट साइड पे भी सारी की सारी वैल्यूज। ये हमारे पास डॉम ऑफ f3 है। तो अब देखें इंटरसेक्शन हमने तीनों का लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है वो रीजन हमने यहां पे कंसीडर करना है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में यहां पे कौन सा रीजन आपको कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 0 से ऑनवर्ड, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। देखें 0 से अगर मैं लेफ्ट साइड पे बात कर रहा हूं ना, इसमें ग्रीन कलर तो है, रेड कलर भी है, लेकिन ब्लू कलर नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन, तो वो तो नहीं इंक्लूड होगा ना। इसी तरह अगर मैं 0 की बात करता हूं तो 0 में अगर ग्रीन कलर में भी 0 आ रहा है, ब्लू कलर में भी 0 आ रहा है, लेकिन रेड कलर में नहीं आ रहा। अब एक रीजन ऐसा है जो कि यहां से स्टार्ट होता है, यानी 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक। ये वो रीजन है जो तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डॉम है, डोमेन ऑफ x ऑफ y, वो क्या होगी,
जीरो नॉट इंक्लूडेड से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी समझ आ गई होगी।